हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएस वर्ल्ड कोचिंग की तरफ से टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस एग्जाम 2024 के लिए चलाई जा रही है। तो उसी टेस्ट सीरीज को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आज हम करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 में करंट अफेयर होगी। पूरे 150 करंट अफेयर के प्रश्न होंगे विद डिटेल एक्सप्लेन के साथ। तो आप सभी मित्र इस वीडियो को पूरा देखें। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। व्याख्या भी दी जाएगी, साथ ही साथ उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे किसी प्रकार की आगे वीडियो जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए किस प्रकार का है। पहला प्रश्न है कि लूना 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर लूना 25 के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर दो कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। पहला कथन कह रहा है कि यह रूस का चंद्रमा के लिए भेजा गया मिशन है। इसका भार भारत के चंद्रयान 3 से कम है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसके जो कथन पहला दिया गया ये कथन सत्य है और दूसरा कथन भी इसका सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। अब बात करेंगे लूना 25 की। ठीक है, लूना 25 आपका 10 अगस्त, याद रखेंगे 10 अगस्त 2023 को रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का देखिए यहाँ पर दिया, चंद्रयान 3 के वजन से कम है, अर्थात चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो उसका जो वेट था या जो उसका जो वजन था वो 3900 किलोग्राम था। जबकि लूना की अगर बात की जाए, लूना के वेट की, तो लूना का जो वेट था अर्थात वजन था वो 1750 किलोग्राम का था। तो इसलिए ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो विकल्प ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी देखिए दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है। दूसरा कथन है कि यह रिपोर्ट का पहला संस्करण है। तो उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर भी दो विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया गया ये कह रहा है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है। तो दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको जो जारी किया वो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। किसने जारी किया है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की जगह आपका शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए था। इसको शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यह रिपोर्ट का पहला संस्करण है, तो यह कथन आपका दूसरा सही है, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। यह कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक योजना है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। पहला कथन है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा कथन है इसमें 13,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन होगा। तो दोस्तों जो पहला कथन है ये भी बिल्कुल सही है और दूसरा कथन है ये भी बिल्कुल सही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जो दो कथन पूछे गए थे कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो बिल्कुल सही है। इसमें 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो ये भी कथन आपका सही है, यानी विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है कि फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात की गई है। ठीक है, पहला यहाँ पर कथन है कि इसे केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। दूसरा, यह ऐप राज्यवार वेशनवार वार्ड का पूर्वानुमान करेगा। सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। तो जो पहला कथन दिया गया कि इसे केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया, तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि यह राज्यवार वेशनवार और वार्ड का पूर्वानुमान करेगा, तो यह भी कथन आपका सही है। तो विकल्प आपका सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही होगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। इसी प्रकार आप कंटिन्यू देखते रहेंगे करंट अफेयर के सेशन को। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि रात 8 बजे आप जीएस के या अर्थात कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के लाइव टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर आपको लाइव टेस्ट के माध्यम से संपूर्ण व्याख्या के माध्यम से टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है विंध्यगिरि फ्रिंगेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कि इसका नाम मध्य प्रदेश की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। दूसरा, यह प्रोजेक्ट फत्र ए फ्रिंगेटस का छठा जहाज है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जो पहला कथन दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो विंध्यगिरि फ्रिंगेट दिया गया है ये राष्ट्रपति ने 17 अगस्त को लॉन्च किया था।
17 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च कहां से किया गया था, तो आप याद रखेंगे वो कोलकाता से किया गया था। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया था, तो कोलकाता से लॉन्च किया गया था। और ये कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला नहीं है, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कहाँ की, याद रखेंगे ये कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला है, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला है, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। और 17A फिंगेटस का छठा संस्करण है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका जो विकल्प होगा वो केवल दूसरा आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, तापस मानव रहित हवाई वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया तापस मानव रहित हवाई वाहन के बारे में पूछा गया है और दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन है कि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं डीआरडीओ ने बनाया। दूसरा है, इसे पहले रुस्तम सेकंड कहा जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसका जो पहले नाम था वो रुस्तम सेकंड था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर भी दो कथन दिए गए आपके, आप देखेंगे यहाँ पर। पहला क्या, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आती है। दूसरा, इसे मिनी रत्न का दर्जा मिला है। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है। याद रखेंगे, यह जो पहला कथन दिया गया है कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आती है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो विकल्प होगा केवल बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, केवल इसका बी विकल्प सही होगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बायो ट्रेस खनिज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको अभी ये प्रश्न थोड़े टफ लग रहे होंगे, बट यही एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है, बायो ट्रेस खनिज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 चल रहा है। पहला कथन है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और कैम लाइफ इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए एक रणनीति गठबंधन बनाया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह जानवरों के लिए चारे में प्रयुक्त बायो ट्रेस खनिजों का व्यावसायीकरण और विनिर्माण से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल आपका कथन सत्य है। इस प्रकार सही विकल्प होगा 1 और 2, दोनों ही कथन आपके सही है, तो विकल्प सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फैनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि फैनी नदी। पहला कथन है, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए। पहला, यह भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा है, यह दक्षिण त्रिपुरा जिले में निकलती है। तीसरा, यह बांग्लादेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर बात हो रही है फैनी नदी के बारे में, तो आइए फैनी नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं क्या क्या आपका सही हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि आपने एक मैत्री सेतु नाम सुना होगा। वो मैत्री सेतु आपका फैनी नदी पर ही बनाया गया है, जो त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है। ठीक है, कौन से राज्य में, त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यह भारत बांग्लादेश की सीमा का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। फैनी नदी यह दक्षिणी त्रिपुरा जिले से निकलती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैत्री पुल भी दक्षिणी त्रिपुरा में ही बनाया गया है। यह बांग्लादेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जब भी भारत की कोई भी नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होगी तो अंतिम में जाके वो नदी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा कि सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 3 देश दिए गए और प्रश्न कह रहा है कि कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह में आमंत्रित किया गया है, तो दोस्त याद रखेंगे इसमें जो ब्रिक्स समूह में आमंत्रित किया गया है, एक तो किया गया देखिए ईरान को ब्रिक्स समूह में आमंत्रित, दूसरा सऊदी अरब को आमंत्रित किया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, केवल 1 और 2 होना चाहिए। यहाँ पर दक्षिण कोरिया को आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ईरान और सऊदी अरब। ठीक है, बात करेंगे ब्रिक्स की, तो आप सभी को पता है ब्रिक्स 5 देशों का समूह था। ठीक है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, इनमें क्रम से इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 11वां है कि उल्लास निम्नलिखित में से किसकी पहल है। यहाँ पर उल्लास की आपको फुल फॉर्म में दी गई है। ठीक है, ULLAS। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है।
तो मित्रों याद रखेंगे यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही विकल्प होगा। उल्लास किसकी पहल है, तो याद रखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है, तो बताएंगे मैंग्रोव शेल के स्थापना की घोषणा की गई है। तो आप दोस्तों याद रखेंगे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में, क्योंकि मैंग्रोव जो वनस्पति है वो भी पश्चिम बंगाल राज्य में ही उगाई जाती है अर्थात पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 13 आपके सामने कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये प्रश्न यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है अभी 2 दिन पहले और वो आज पोस्टपोन हो चुका है, इस एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को जो मनाने की घोषणा की गई थी वो 1990 में की गई थी और हर वर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा कि 12 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है, बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। याद रखेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मिशन की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैन 2023 प्रारंभ किया है। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए किसके सहयोग से यह कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। तो ये जो कार्य किया जा रहा है ये आपके इसरो के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही विकल्प होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा इसका ये कार्य किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का दूसरा आयोजन कहां पर किया गया है, बताइए इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का दूसरा आयोजन कहां किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो दूसरा आयोजन किया गया वो बेंगलुरु में किया गया, तो विकल्प क्या हो जाएगा, बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, कहां किया गया, बेंगलुरु में किया गया है। और ये कब किया गया, तो 10 से लेकर 12 अगस्त के बीच ये आयोजन आपका किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला को ब्रिटेन की संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, बताइए ब्रिटिश की संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। कमेंट करके बताएंगे फटाफट इसका सही विकल्प क्या होगा। याद रखेंगे दोस्तों ब्रिटेन की संसद ने यहाँ पर जो पुरस्कार दिया है वो दिया है मायरा ग्रोवर को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, मायरा ग्रोवर को ये पुरस्कार दिया गया है, इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का निम्नलिखित में से कौन सा देश विजेता रहा, बताइए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है, जापान, भारत, मलेशिया या दक्षिण कोरिया। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता थी आपकी चेन्नई में आयोजित कराई गई थी, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कहां पर आयोजित कराई गई थी। ये प्रतियोगिता दोस्तों आपके भारत के चेन्नई शहर में आयोजित कराई गई थी। ठीक है, ये कौन से क्रम की प्रतियोगिता थी, याद रखेंगे 2023 में 7वें क्रम की प्रतियोगिता थी, यानी 7वीं प्रतियोगिता कराई गई थी। इसका विजेता कौन रहा है, तो विजेता आपका भारत रहा है। ठीक है, वहीं जब आपसे पूछा जाए कि उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे मलेशिया हमारा उप विजेता रहा है। भारत ने मलेशिया को 4-3 से इस चैंपियनशिप में पराजित किया है, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बताइए यहाँ पर पूछा गया सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि इंटरनेट रेंजिलिशियंट इंडेक्स 2023 में भारत को दक्षिण एशिया क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी इस रैंकिंग के मामले में भारत की रैंकिंग पूछी गई है, कौन सी रैंक आई है। तो दोस्त याद रखेंगे इंटरनेट रेंजिलेशन इंडेक्स 2023 में दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की जो रैंक रही है वो इस बार 6ठी रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही विकल्प होगा, 6ठी रैंक रही है। वहीं अगर पहली रैंक की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो दोस्त याद रखेंगे फर्स्ट रैंक इसमें भूटान की रही है। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो फर्स्ट रैंक आपके भूटान की रही है।
अगला प्रश्न है कि बेमेल घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, बेमेल घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा जैव विविधता संरक्षण। क्या हो जाएगा? जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, याद रखेंगे बेमेल घोषणा का संबंध किससे है? जैव विविधता संरक्षण से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? बताइए, कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 508 रेलवे स्टेशनों का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 508 रेलवे स्टेशनों का जो आधुनिकीकरण किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक को अनिवार्य कर दिया गया है? बताइए, किसके लिए अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, औषधि निर्माण क्षेत्र के लिए। ठीक है, बात किसकी हो रही है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक की। तो ये सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, औषधि निर्माण क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपने पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी का विकास किया है? बताइए, किस पनडुब्बी का विकास किया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर विकल्प दिया गया मत्स्य 6000। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या होगा? पनडुब्बी में पूछा गया तो मत्स्य 6000 इसका सही विकल्प होगा मानव युक्त महासागर मिशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बताइए, यहाँ पर इस आयोग के माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से। तो वो पोर्टल का नाम आपसे पूछा है, तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसी। मैसी पोर्टल का अनावरण या लॉन्च किया गया। मैसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण के माध्यम से इसका अनावरण किया गया। तो विकल्प ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 31वां भारत कंपनी का जो दर्जा प्राप्त किया है वो किस कंपनी ने किया है? तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि 31वीं भारत में कंपनी बनने वाली कौन सी कंपनी है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ये 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा इसने प्राप्त किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका नाम है एक यात्री की जुबानी, ये कारगिल नाम से लॉन्च की गई है। इस पुस्तक को किस व्यक्ति ने लिखा है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है ऋषि राज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा आप सभी के एग्जाम के लिए, तो आप इसको स्टार बनाकर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत मंडपम की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि भारत मंडपम की जो स्थापना थी वो भारत के किस शहर में की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। वो डेट भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कब की गई थी, तो डेट आप नोट कर सकते हैं, 28 जुलाई 2023 को ये स्थापना की गई थी और उस शहर का नाम था दोस्तों न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम की स्थापना कहां पर की गई थी? ये न्यू दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है YES यानी यस टेक मानवल पोर्टल निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे उस मंत्रालय का नाम आपसे पूछा है, मंत्रालय का नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया, तो विकल्प बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न आप पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की निम्नलिखित में से किस राज्य में मेजबानी की गई है? बताइए, ये जो मेजबानी की गई है सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की, उस कौन से राज्य में की गई है? विकल्प आपके सम्मुख है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री सतत पशुधन परिवर्तन पर एक सम्मेलन किया था, वो गुजरात राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने ये विधेयक पास किया है, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023? तो इसका सही विकल्प होगा वो राज्य है आपका राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, राजस्थान राज्य ने यह कार्य किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 32वां कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? सही विकल्प होगा, ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछ सकता है कि नीति आयोग का सीईओ वर्तमान में कौन है? ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो आपका प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष आपसे पूछ सकता है उपाध्यक्ष। ठीक है, तो कमेंट करके आप सीईओ और उपाध्यक्ष दोनों का नाम बताएंगे। जो भी साथी यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, सीईओ और उपाध्यक्ष सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न है कि सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य के द्वारा की गई है? बताइए। सीएम राइज स्कूल ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार 9000 सीएम स्कूल स्थापित करेगी। कितने? याद रखेंगे 9000, पूरे राज्य में 9000 स्कूलों को इसके माध्यम से खोला जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? सही विकल्प होगा राधा श्याम राठौर। तो विकल्प ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कौन है इस समय जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के कार्यकारी के निर्देशन में होती है? वो है राधा श्याम राठौर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? बताइए। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है, शहर का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? तो गुरुग्राम आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए गुरुग्राम हरियाणा में इसका कार्य किया गया है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन को हम यहाँ पर G20 के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। G20 के अंतर्गत इसका कार्य किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को शंघाई सहयोग संगठन अर्थात यहाँ पर एससीओ, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? बताइए। एससीओ में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला देश है ईरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, एससीओ में अगला जो नया सदस्य बना है उसका नाम है ईरान। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कमेंट करके बताएंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? बताइए। जो 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो सही विकल्प होगा शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? शायद ये भी प्रश्न आपका पुलिस में पूछा गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? सही विकल्प होगा 23 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न आपका यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खंडग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? खंडग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है, बताइए। तो पहले तो ये पूछ सकता है कि खंडक नदी बेसिन परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य के नवीनतम जो प्रधान मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक। कौन है अभी वहां पर? नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस परियोजना का अनावरण किया है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए। 41वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने ये घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन पी मैक्स का अनावरण किया है, यहाँ पर कह सकते हैं सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी फीफा की विश्व रैंकिंग 2023 में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है या कौन सी रैंक मिली है? बताइए। यहाँ पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे 2023 के अकॉर्डिंग रैंकिंग में भारत की जो रैंक रही है वो 100 रही है, यानी विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा कि फीफा विश्व कप में भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? तो याद रखेंगे 100वीं रही है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ये जो अवार्ड दिया गया यूके इंडिया अवार्ड ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर्स, ये अवार्ड आपका दिया गया है मैरी कॉम को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मैरी कॉम का कभी कभी आपसे क्षेत्र भी पूछ सकता है। तो मैरी कॉम एक मुक्केबाज है। ठीक है, मैरी कॉम कौन है? एक पेशेवर मुक्केबाज है, मुक्केबाज है। ठीक है, तो ये विकल्प आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा युद्धक पोत वियतनाम को उपहार के रूप में प्रदान किया है? बताइए, वियतनाम देश को कौन सा उपहार के रूप में युद्धक पोत दिया है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, INS कृपाण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, INS कृपाण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट निम्नलिखित में से किसका है? बताइए। यहाँ पर बात हो रही है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है वो सिंगापुर का निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है, देखिए माफ कीजिए थोड़ा नीचे चला गया, ये प्रश्न है 46 में कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए, 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच ये जो आयोजन किया गया है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का, ये आयोजन आपके थाईलैंड में किया गया है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुआ है? बताइए, नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुआ है? इसका सही विकल्प होगा भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। ये कौन सा संस्करण था इसका? तो ये दोस्तों इसका 15वां संस्करण था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। ये आयोजन कहां पर हुआ? तो जो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, उस शहर में इसका आयोजन किया गया था, उलान बटोर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? विकल्प है मथुरा, अयोध्या, वाराणसी और न्यू दिल्ली। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 के आयोजन की, तो उसका शहर का नाम है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सदर्न रेंडिनेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? बताइए, ऑपरेशन सदर्न रेंडिनेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है ये आपका सेशल्स में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, सपनों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 51वां कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो बताइए, जो 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो सही विकल्प होगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, किसके द्वारा? UAE के माध्यम से इसकी अध्यक्षता की गई है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टेलिसमैन सेवर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? बताइए, ये 52वां प्रश्न पूछा गया है, किस देश में इसका आयोजन किया गया है? तो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? याद रखें दोस्तों, 24वां कारगिल विजय दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया है ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई 1999 में, ठीक है, कारगिल पर विजय प्राप्त की थी भारतीय सेना ने, इसीलिए कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉक्फिन गैस की खोज की गई है? बताइए, फॉक्फिन गैस की खोज की गई है, फॉक्सिन गैस की खोज की गई है कौन से ग्रह के वायुमंडल में? तब दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। ठीक है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में इस गैस की खोज की गई है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % लगान की घोषणा की गई है? जो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कितने % लगाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे उन पर टैक्स 28% लगाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? यहाँ पर बात हो रही है 3 ट्रिलियन, ठीक है, बताइए कौन सी कंपनी बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे उस कंपनी का नाम है एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल कंपनी ने सबसे पहले $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भूमि सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? बताइए, भूमि सम्मान पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसका आपसे ये पूछा है कि किस क्षेत्र से जुड़ाव रखती है। इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। बताइए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये जो जारी की गई है इस 2023 की, वो की गई आपकी व्यापार और विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। एक एक प्रश्न आप सभी को अच्छे से कवर करना है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? यहाँ पर बात हो रही है समुद्री अभ्यास MPX। तो कमेंट करके बताएंगे MPX कौन कौन से देशों के बीच आयोजित होता है। एक तो याद रखना है कि भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास है और इसमें जो सपोर्ट देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। तो विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही विकल्प होगा TN सेनन। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ये TN सेनन कौन है? ये भारत के पूर्व मुख्य पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनका नाम है TN सेशन। इन्होंने पुस्तक लिखी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले वैश्विक खाद्य नियमांकन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि पहली बार वैश्विक खाद्य नियमांकन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वहीं प्रथम रैंक की बात की जाए तो प्रथम रैंक आपकी आइसलैंड को प्राप्त हुई है, ठीक है। किसको? आइसलैंड को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस किस फसल को प्रभावित कर रहा है? बताइए, मोजेक वायरस का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस फसल का नाम है टमाटर, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे मोजेक वायरस का संबंध किससे है? टमाटर से। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके बताएंगे मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध है हरियाणा राज्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है? विकल्प सम्मुख है, कमेंट करके बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में जुलाई यानी 14 जुलाई 2023 को जब फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तब इन्होंने यूपीआई, यहाँ पर याद रखेंगे यूपीआई जिसका एकीकृत भुगतान इंटरफेक्स, इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, अर्थात विकल्प नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बात करेंगे भाला फेंक में लॉन्जेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो आप सभी को पता है भारत का एकमात्र शेर जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ये आपका जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया है, यानी डायमंड लीग का पुरस्कार जीता है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-3 MK4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? यानी ये जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था ये कौन से स्थान से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, यानी विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, ठीक है। कभी कभी आपसे यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कितने समय पर ये लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों उसका समय था 2:35, ठीक है, 2:35 दोपहर का समय था। ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है NSE
अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था अब कहां पर होगा? बताइए। एनएसई के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का जो कारोबार था पहले सिंगापुर में होता था, अब ये कारोबार कौन से देश में होगा? तो दोस्त याद रखेंगे, अब ये कारोबार गांधीनगर के गिफ्ट घाटी में होगा। ठीक है, याद रखेंगे, गांधीनगर के गिफ्ट घाटी में अब ये कारोबार होगा। तो विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद की मंजूरी प्रदान की है? बताइए कौन सा देश है? देश का नाम है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कितने राफेल की? तो 26 की। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? बताइए कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एशिया। ठीक है, पश्चिमी एशिया के साथ भारत का व्यापार सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक के रूप में जाने जाने वाले किस युद्धपोत ने जापान भारत समुद्री अभ्यास जिम्मैक्स 2023 के 7वें संस्करण में भाग लिया है? यानी जिम्मैक्स 23 में जो भाग लिया है 7वें संस्करण में, वो कौन सा है? दोस्त याद रखेंगे, उसका नाम है INS दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बात करेंगे 72 में प्रश्न की कि पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्त याद रखेंगे, अंतिम 10 सेकंड में इन्होंने गेम को पलट दिया। पहले ये सेकंड स्थान पर आ रही थी, अंतिम 10 सेकंड की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। और वो प्रतिस्पर्धा पूछी जाए तो प्रतिस्पर्धा का नाम था 3000 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बात करेंगे यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन थे? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे, इसका सही विकल्प होगा पार्थ सालोंके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, पार्थ सालोंके। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? बताइए खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्त याद रखेंगे, खेलो इंडिया अभियान का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी में कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना, ये खेलो इंडिया अभियान का प्रमुख कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कमेंट करके बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो दो बैंक के, एक तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरा यूएई सेंट्रल बैंक, यानी भारत का आरबीआई और यूएई का सेंट्रल बैंक, इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करेंगे ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो दोस्त याद रखेंगे, ISSF यानी दक्षिण कोरियाई के जो चांगवांग शहर है उसमें यह प्रतियोगिता कराई गई थी और इस पदक तालिका में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान खुद यहीं पर जो दक्षिण कोरिया उसने हासिल किया था। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है? बताइए किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? विकल्प है ग्रेटर नोएडा, मुंबई, नई दिल्ली या कोलकाता। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। यहाँ दोस्तों ग्रेटर नोएडा में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया या कह सकते इसका शुभारंभ किया था और यहाँ पर जो आयोजन किया गया था वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का, यह ग्रेटर नोएडा में किया गया था। आगे बात करेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? बताइए विपक्षी गठबंधनों ने जो दल बनाया है उसका क्या नाम दिया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे उसका नाम है इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडिया की, तो ये इन्होंने नाम दिया है। तो विकल्प बी। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपेंगे? तो बताइए ये जो अगस्त महीने में इन्होंने सत्ता किसको सौंपी थी? तो वो देश उनका जो नाम था, उनका नाम था
उनका सबसे बड़ा बेटा हुन मैनेट, याद रखेंगे। हुन सेन ने अपने हुन मैनेट नाम के बेटे को पूरी तरीके से कंबोडिया का प्रधानमंत्री के पद के इस्तीफे के बाद इन्होंने उनको ये पूरा कारोबार सौंप दिया है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्देश्य क्या है? बताइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्त याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जिसे हम एसीसी बोलते हैं, एसीसी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, तो दोस्त याद रखेंगे इसके वर्तमान अध्यक्ष जब भी आपसे पूछे जाए कमेंट करके आप बता देंगे कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है जय शाह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जय शाह, अमित शाह के पुत्र जय शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किन दो देशों के संयुक्त रूप से किया गया है? तो बताइए, हाल ही में महिला फीफा फुटबॉल का जो विश्व कप हुआ है कौन कौन से देशों में हुआ है? तो ये दोस्तों आपका हुआ है एक तो ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा देश का नाम है न्यूजीलैंड। इन दोनों देशों ने मिलकर इसका आयोजन कराया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद है। ठीक है, ये राष्ट्रीय जो भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद, जैसे हम जीडीपी कहते हैं, की वृद्धि दर क्या रहेगी? तो दोस्तों इस बार इसकी वृद्धि दर 6.1% रहेगी। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? बताइए, सेमीकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो कार्यक्रम आयोजित होगा ये आपके गांधीनगर गुजरात में होगा। तो विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है? याद रखेंगे, यहाँ पर ट्विटर ने जो अपनी ब्रांडिंग में बदलाव किया है उसका यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इसने नीले पक्षी लोगों को एक्स में बदल दिया है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ट्विटर ने अपने यहाँ पर बदलाव किया है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो बताइए, सबसे अधिक जो गिरावट दर्ज की गई है वो किस राज्य में दर्ज की गई है? तब दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जो गिरावट थी, पहले गरीबी के जो आंकड़े थे वो 24.85 थे। अब इसमें जो गिरावट दर्ज की गई, गिरावट दर्ज होने के बाद अब ये आंकड़े घटकर 14.96 रह गए। यानी उत्तर प्रदेश में गरीबी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो प्रश्न कई बार चर्चाओं में रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि भारत में हवाई अड्डों से अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो ये चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो उद्घाटन एक तरीके से किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। ठीक, अंडमान निकोबार में ये हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है कि यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़े के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया है? यानी विश्व का सबसे गर्म दिन कौन सा दिन बना है? तो दोस्त याद रखेंगे, उस दिन का नाम आपसे पूछा गया, तारीख पूछी गई है, तो वो थी 3 जुलाई 2023। यानी 3 जुलाई 2023 को विश्व में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? उस व्यक्ति का नाम है अजीत अजगर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, अजीत अजगर। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज हैं अजीत अजगर को। इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अर्थात बीसीसीआई के माध्यम से यहाँ पर जो टीम का चयन किया जाता है उसमें इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो मित्रों याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 20 तारीख को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 20 अगस्त। अब इस सद्भावना दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों पीएम थे हमारे देश के, जिनका नाम था राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं। तारीख कौन सी? 20 अगस्त को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका 2023 में किस ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? यानी 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई है वो दक्षिण अफ्रीका में की गई है। उसका हमसे क्रम पूछा गया कि ये कौन से क्रम का सम्मेलन है। तो दोस्त याद रखेंगे उस क्रम का नाम है 15वें क्रम का ये सम्मेलन था, जो अफ्रीका में किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का जो क्रियाक्रम चालू हुआ है या एक तरीके से कार्यक्रम चालू हुआ है वो कौन से राज्य में किया गया है? तो बिरसा मुंडा का संबंध कहां से रखा गया? यहाँ पर महाराष्ट्र से रखा गया है। हालांकि आदिवासी क्षेत्र में बिरसा मुंडा का योगदान रहा है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शेर दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, देश के बाहर आईआईटी का पहला कैंपस कहां खोला जाएगा? बताइए, देश के बाहर आईआईटी का पहला कैंपस कहां खोला जाएगा? तो दोस्त याद रखेंगे ये जो खोला जाएगा वो तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार में खोला जाएगा। कहां पर? जंजीबार में खोला जाएगा। तो विकल्प ऑप्शन नंबर बी। देश में बाघों की संख्या के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी की जाती है? बात हो यहाँ पर टाइगर की। तो दोस्त याद रखेंगे ये प्रत्येक 4 वर्ष में इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बताइए, एससीओ का शंघाई सहयोग संगठन का जो 22वां सम्मेलन हुआ है वो आपका कहां पर हुआ है? तो ये दोस्तों समरकंद में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कहां पर? समरकंद में इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। समरकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आजकल समाचार पत्रों में मीरा पेबी नामक शब्द का प्रयोग लगातार हो रहा है। इस शब्द की पहचान किससे की जा सकती है? बताइए, यहाँ पर एक शब्द दिया है मीरा पेबी, इस शब्द की पहचान किससे की जा सकती है? तो दोस्त याद रखेंगे इस शब्द की पहचान मणिपुर में एक महिला सामाजिक आंदोलन समूह के रूप में की जाती थी। तो इसका संबंध का ये जो शब्द है इसका संबंध होगा मणिपुर में एक महिला सामाजिक आंदोलन समूह से। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है सोमा कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्तमान में भारत को कितने देशों में वीजा मुक्त एंट्री है? यानी भारत वीजा मुक्त एंट्री कर सकता है वो कितने देश हैं? तो दोस्तों इसमें 80वीं रैंक हासिल की है। किसमें? भारत इंडेक्स के माध्यम से भारत की कौन सी रैंक रही है? 80वीं। प्रथम किसकी है? तो याद रखेंगे प्रथम रैंक आपके सिंगापुर की। प्रथम किसकी है? सिंगापुर की। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कितने देशों में फ्री में वो भारत घूम सकता है बिना पासपोर्ट के। तो इस आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भारत के जो नागरिक हैं वो 57 अर्थात 57 देशों में वीजा मुक्त एंट्री कर सकते हैं। तो विकल्प क्या होगा? बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना? विकल्प नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आज की वीडियो में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न। 50 प्रश्न और इसी टेस्ट के बचे हुए हैं, उसको हम अगली वीडियो में संपन्न कर देंगे। ठीक है, एक टेस्ट में बनाने से थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। इस वजह से वीडियो को हम लिमिटेड रखेंगे, 40 से 45-50 मिनट का वीडियो रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को देखने में एक बार में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला इसका जो पार्ट बचा हुआ है उसका वीडियो आप सुबह तक मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसका टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहां से आप इसका PDF लेकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।